दुनिया भर के बाजारों से बेहद शानदार संकेत और मजबूत शुरुआत के आसार एसजेएक्स निफ्टी से मिलते हुए तेज शुरुआत के बाद क्या कुछ और बढ़ेंगे या फिर आएगी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली? क्या होगी ट्रेडिंग रेंज और कैसे करें आप ट्रेड, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शानदार शुरुआत के लिए तैयार है। जानेंगे कि इस बाजार में स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी हमें बताएंगे किन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कई सारे स्टॉक्स भी हमारे फोकस में आने वाले हैं और कई सारी खबरें भी हैं सर जिन पर हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बताइए आज के ट्रिगर्स क्या हैं? डीप ट्रिगर्स में डेफिनेटली जो कुछ भी मजबूती बनती दिख रही है वो इंपोर्टेड है। अमेरिकी बाजारों से हमने मंगवाई है, वहां पर शानदार तेजी बनती हुई दिखी और उसकी वजह है कोरोना की वैक्सीन पर ट्रायल। मॉडर्ना बायोटेक, ये कंपनी पहले से ही ट्रायल के मामले में आगे चल रही थी और इन्होंने 45 लोगों पर जो वैक्सीन की ट्रायल की है वो सक्सेसफुल रही है और इस खबर से अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। डाउ 550 अंक उछला है, उम्मीद से कहीं ज्यादा, और फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। मेगा एफपीओ यस बैंक का 15,000 करोड़ रुपए का आज से खुलने जा रहा है। यहां पर रहेगा भरपूर एक्शन। विप्रो के बाद अब इन्फोसिस के नतीजों पर रहेगी नजर। आज आने वाले हैं इन्फोसिस के नतीजे और कल देर शाम विप्रो के नतीजे, उम्मीद से रहे बेहतर। तो एक्शन भरपूर है और इनके अलावा आज है रिलायंस की एजीएम भी। बिल्कुल अनिल जी, तो डोमेस्टिक मार्केट्स में तो भरपूर एक्शन रहेगा और वहां पर नजर है, पर जो ग्लोबल बाजारों से संकेत आ रहे हैं सर उनके बारे में एक बार पहले देख लेते हैं। कल हमने थोड़ा ग्लोबल क्यूज की वजह से नेगेटिव शुरुआत हुई, फिर हमारी क्यूज की वजह से गिरे, पर जो आज के ग्लोबल संकेत है, स्पेशली ये वैक्सीन की खबर है, ये कितनी बड़ी खबर आप देख रहे हैं सर, जिसका जो इम्पैक्ट आ सकता है? ये 1-2 दिन का इम्पैक्ट है या फिर इससे मूड में और सुधार आप देखते हैं? देखिए दीप, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि वैक्सीन की खबर पर जो बाजार झूमे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि इस वैक्सीन पर भरोसा है। मॉडर्ना बायोटेक पहले से वैक्सीन बनाने के मामले में आगे चल रही थी। 45 लोगों का सैंपल एक रीजनेबल अच्छा सैंपल कहा जा सकता है और लगभग सारे जितने लोगों पर ट्रायल किया गया है उसका रिजल्ट अच्छा है। तो उस लिहाज से बाजारों का रिएक्शन जायज है। लेकिन क्या बाजारों में इस वैक्सीन के ट्रायल के दम पर हर रोज तेजी होगी? इसका जवाब है ना। इसमें कोई डाउट नहीं, जिस दिन वैक्सीन मिलेगी उस दिन आप बाजार को मजबूत होते हुए देखेंगे। जिस दिन वैक्सीन के सक्सेसफुल होने की खबरों पर बाजारों का रिएक्शन भी आप देखेंगे, जो हो रहा है, जो हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, वैक्सीन का आना और कोरोना के मरीजों की संख्या का बढ़ना, ये कमोवेश बाजार को मालूम है, तो इस पर बड़े रिएक्शन नहीं आ सकते हैं। न आप कोरोना के मरीजों की संख्या के दम पर रोज गिर सकते, किसी एक आध दिन, जैसे कि आपने कल परसों के सेशन में अमेरिकी बाजारों में देखा किस तरह से वहां पर कमजोरी हुई, ठीक है, वो एक आध दिन का रिएक्शन वहां पर हो सकता है, वापस बाजार बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से वैक्सीन मिलने की खबरों का भी 1-2 दिन के लिए रिएक्शन हो सकता है, वापस बाजार उसी ट्रेंड पर आ जाएंगे जो ट्रेंड है, और ट्रेंड तेजी का है। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अमेरिकी बाजारों में 600 पॉइंट ऊपर से गिरा है। नेस्डॉक अगर 2% बढ़कर 1% नीचे बंद होता है तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। ये पूरी की पूरी तरह से रनिंग करेक्शन है। अमेरिकी बाजारों में इस तरह के करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा दीप कि हमें उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में अमेरिकी बाजार इतना रिकवर कर जाएंगे और साथ ही न सिर्फ 550-600 पॉइंट डाउ बढ़ेगा, बल्कि डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट ऊपर ट्रेड करेंगे। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इतना जल्दी रिकवरी आएगी ये तो हमने नहीं सोचा था। लेकिन कल की गिरावट से, अमेरिकी बाजारों की गिरावट से हमें डर बिल्कुल भी नहीं था। और कल हमारे यहाँ जो करेक्शन हुआ वो हमारे अपने कारणों से हुआ, न कि इंपोर्टेड था। इस बात को मैं लगातार कल भी कह रहा था कि कोई ऐसे ग्लोबल संकेत नहीं जिसकी वजह से आप गिरें। अगर आपको गिरना है, यानी कि हमारे बाजारों को गिरना है, तो हमें अपनी वजह से गिरना है, वो एक अलग बात हो सकती है, या उसके अलग डेटा हैं, अलग रीजंस हैं जो हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कि ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप एकदम परफेक्ट है। बाजार का ट्रेंड बहुत क्लियर है। हर गिरावट पर अमेरिका में खरीदा जा रहा है और जब तक इस ट्रेंड में बदलाव ना हो, जब तक कुछ अहम लेवल तोड़कर अमेरिकी बाजार भी नीचे बंद नहीं होते हैं, तब तक कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना के मरीजों से अमेरिकी बाजार नहीं घबरा रहे हैं, इकोनॉमी की रिकवरी के धीमेपन से अमेरिकी बाजार नहीं घबरा रहे हैं। और इसके विपरीत आप देखिए ना, इतनी बुरी खबरों पर रिएक्शन नहीं है और अचानक से एक दिन आपको थोड़ी पॉजिटिव खबर आती है। अब इसमें भी कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन पर ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे जैसे आप इस साल में आगे बढ़ेंगे ये तो होना ही है, एक नहीं कई सारी कंपनियां इस तरह के अनाउंस करेंगी। लेकिन बाजारों की खूबसूरती देखिए, बाजार पॉजिटिव खबरों पर ही रिएक्शन देने को तैयार है। नेगेटिव खबरों पर रिएक्शन सीमित है, थोड़े समय के लिए छोटा सा है। पॉजिटिव खबरों पर रिएक्शन काफी ज्यादा है, बड़ा है,
तुरंत है। तो ये पूरी तरह से बाजार का ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है और इसी ट्रेंड को समझकर आपको ट्रेड करना चाहिए। और इसीलिए कल हम ये कह रहे थे कि अमेरिका की कमजोरी से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं और आज अमेरिकी बाजारों ने भरपूर एक्शन दिखाया है तेजी की तरफ। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल क्यूज तो सर पॉजिटिव लग रहे हैं और इसकी वजह से आज गैप अप स्टार्ट भी होने वाला है, जैसे कि हमें संकेत भी मिल रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से। पर क्योंकि सर आपने कहा कि कल हम डोमेस्टिक क्यूज की वजह से ज्यादा गिरे, तो ये गैप अप के बाद क्या हम ऊपर के लेवल्स होल्ड कर पाएंगे, फॉलो ऑन या फ्रेश बाइंग दिखेगी, या फिर हमारे क्यूज अभी भी कमजोर दिख रहे हैं सर? ऊपर के लेवल का तो पता नहीं दीप, लेकिन ऊपर की रेंज को होल्ड कर पाएंगे इस पे मुझे संदेह नहीं, पूरा भरोसा है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। यानी कि ऊपर के लेवल पर टिकना बाजार के लिए मुश्किल है। और ये मैं मुश्किल सिर्फ कल की गिरावट की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं 2-3 दिनों से लगातार कह रहा हूं। इसके 2-3 कारण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सबसे बड़ा कारण ये एफआईज की तेज बिकवाली। एफआईज और घरेलू फंड दोनों ही पिछले 3-4 दिनों से मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, लगातार ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आती हुई दिख रही। और वो बिकवाली का अगर ट्रेंड नहीं बदलता है, देखिए अगर आज से वो खरीदना शुरू कर दे वो तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको और मैं कल डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन पिछले डेटा जो हम एनालाइज कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के और कल के भी आप डेटा देखिए, भारी भरकम बिकवाली के हैं। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली है तो आपके लिए ऊपरी स्तरों को पार करना इतना आसान नहीं है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन जो है वो ये है कि आप एक बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास पहुंच रहे हैं और वो है 11,000 का। तो जाहिर सी बात है कि उसे पार करना वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से भी और साइकोलॉजिकली भी इतना आसान काम नहीं होता। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण और है, अब तक की तेजी में बहुत बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक का रहा है। आज एजीएम है, हर बार रिलायंस की एजीएम से लोगों को बड़ी उम्मीद होती है और इस बार अगर मैं ये कहूँ कि मैं इतने सालों से रिलायंस की एजीएम को ट्रैक कर रहा हूँ, शायद ये दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद वाली एजीएम होगी जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उसकी वजह बता दूं, पहला जिस तरह के इन्वेस्टर्स रिलायंस में इतने पिछले कुछ दिनों में आए हैं, पिछले कुछ हफ्तों में आए हैं, और दूसरा जिस तरह से लाइफ टाइम हाई पर 1900 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये दो बड़े कारण है कि इन्वेस्टर्स उत्साहित भी हैं और उम्मीद लगाकर भी बैठे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम से इन्वेस्टर्स की उम्मीदें कितनी पूरी होती है, ये बाजार की दशा दिशा और रिलायंस की दशा दिशा तय करेगा। तो अगर रिलायंस की एजीएम में कुछ और बड़े ऐलान ऐसे आते हैं जो कि बाजार को बड़े पसंद आ जाए और रिलायंस 2000 के पार निकलकर टिक जाए और मजबूती दिखाए, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आज और कल 2 दिनों के लिए होना चाहिए, यानी कि कल की एक्सपायरी तक, तब तो बाजारों की मजबूती और ऊपरी स्तरों पर हमारे लिए टिके रहना आसान काम है। अगर वैसा नहीं होता, एजीएम के बाद अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे, क्योंकि आप देखिए ज्यादातर एफआईज ब्रोकरेजेस जितने हैं उनके सबके टारगेट्स रिलायंस के जो उन्होंने रखे थे उनके आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट अब रिलायंस को ऊपर जाने के लिए कुछ और बड़े ट्रिगर्स चाहिए। वो ट्रिगर्स अगर आज एजीएम में मिल जाते हैं तब तो वेल एंड गुड, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा करेक्शन नहीं होगा। नहीं तो फिर आप ऊपरी रेंज पर जाकर अटक जाएंगे और वो ऊपरी रेंज आपकी 10,900 11,000 की हो सकती है, जिसके पार जाने के लिए आपको कुछ और चाहिए। कुछ और में क्या, रिलायंस से कुछ अच्छे ऐलान, कुछ और में एफआईज और घरेलू फंड्स की बिकवाली रुकना और खरीदारी आना, और कुछ और में तीसरा ग्लोबल मार्केट्स का मजबूत रहना। ये 3 ट्रिगर अगर आपके पास है तो आप 11,000 को पार कर सकते हैं। अदरवाइज 10,900 11,000 या 10,850 से 11,000 की रेंज, वहां पर आप रुकेंगे। इस सवाल का जवाब ये है। क्लियर कट अभी जो संकेत है उस हिसाब से मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर आप रुकेंगे, थोड़ा वक्त बिताएंगे, और ये वक्त बिताने की रेंज दीप 10,500 से 11,000 की हो सकती है। इस 500 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताए, टाइम वाइज करेक्शन दे, बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा है और ट्रेडर्स को कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल अनिल जी, तो एक रेंज अभी के लिए सेट है। काफी सारे पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज साथ में आने होंगे अगर अपसाइड का वो ब्रेक आउट देखना है, पर निचला सपोर्ट भी आपके लिए काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो ये तो रही जहां तक एक बाजार के मूड की बात है। पर आज का सेटअप कैसे देख रहे हैं सर? जिस तरह से ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव हैं पर फंड फ्लो से थोड़े दबाव आ रहे हैं, आज के क्या क्यूज हैं सर? ग्लोबल संकेत बेहद पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं। वायदा एफआईज के संकेत और घरेलू फंड्स के संकेत दोनों नेगेटिव साइड पे, लेकिन आज के लिए सरप्राइज पैकेज जो है दीप इन ट्रिगर्स में, वो है वायदा कारोबार का। वायदा कारोबार के संकेत मैंने आज पॉजिटिव साइड पर लिखे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, न बहुत खराब न बहुत अच्छा, इनफैक्ट न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर रख सकते हैं।
ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब तक मुझे 10,550 10,500 के नीचे की क्लोज नहीं मिलता है तब तक मेरे लिए ट्रेंड न्यूट्रल नहीं होता। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, 21,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है, वहां ट्रेंड न्यूट्रल होता है, लेकिन बंद कहां हुआ है? 21,400 पर। तो मैं एक 100 पॉइंट का वो क्या कहना चाहिए, ग्रेस पॉइंट्स ले रहा हूं 100 पॉइंट के, कि 21,500 21,400 में मैं ज्यादा फर्क नहीं मान के एक दिन और देखना चाहता हूं। अगर एक दिन और 21,500 के नीचे बंद होगा तो मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड न्यूट्रल हो गया। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी मेरे लिए 23,080 से अगर 21,200 तक आता है, यानी कितना हो गया, 800-1800 पॉइंट के आसपास की एक करेक्शन बैंक निफ्टी में हो गई। बढ़िया करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है, और 21,500 के नीचे बंद नहीं हुआ मैं मान रहा हूं। 21,400 को मैं ये मान रहा हूं 21,500 के आसपास का ही है, इसलिए मैं एक दिन और देखना चाहता हूं। अब एक दिन और अगर नेगेटिव क्लोज मिलेगी तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए ट्रेंड न्यूट्रल हो जाएगा। निफ्टी में ट्रेंड न्यूट्रल होने के लिए मुझे 10,500 10,550 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर जब तक है ट्रेंड पॉजिटिव है, ये आप ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, ये आपके लिए जरूरी है, पर देखते हैं कि आज कैसा एक्शन रहेगा। आज के एक्शन की बात करें सर, तो फिर रेंज क्या निकल कर आ रही है आज के लिए? दीप, आज मैंने रेंज दी है, और रेंज की बजाय जोन दिए हैं, सपोर्ट जोन और ऊपर के लेवल से 10,475 10,550 ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे तो 10,550 10,625 भी मजबूत सपोर्ट के जोन के तौर पर काम करेगा। 10,550 के नीचे अब जाएंगे तो ही फ्रेश कमजोरी आपको दिखेगी। फिर भी जिन लोगों को पोजिशनली ये ध्यान में रखा है ट्रेंड रिवर्सल कहाँ होता है, उनके लिए 10,475 10,550 रॉक बॉटम सपोर्ट जोन है। और कल भी आपको याद होगा मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा था 10,550 10,625 की रेंज में वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो वो मौका छोड़िएगा मत, वहां पर आपको खरीदारी करनी ही करनी है। आप देखिए, अगर कल किसी ने 10,550 के आसपास अटेम्प्ट किया हो या 10,600 के नीचे, तो आज उनके 125 पॉइंट तो आराम से बनते हुए दिखेंगे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाजार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज ये, ऊपरी स्तरों पर 10,700 10,750 पहली रुकावट वाला लेवल है, जहां हम पहुंचकर अटकने की कोशिश करेंगे। अगर इसको पार किया, और इसको पार करने के लिए तभी होगा जब रिलायंस एजीएम के बाद और दौड़ लगाए, तो ही आप 10,700 10,750 की रेंज को पार करेंगे। अगर पार कर लिया तो फिर आपके लिए ऊपरी रेंज जो बनेगी वो 10,850 से 10,900 की बनकर आएगी, और ये वो 10,800 10,850 की बनकर आएगी, माफ कीजिएगा। यहां पर आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि 10,850 के आसपास बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, जो 10,800 से 50 पॉइंट ऊपर भी है और 10,900 से 50 पॉइंट नीचे भी है। तो एग्जैक्टली उस 100 पॉइंट की रेंज जो कंजेशन जोन है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.14 पर है, और यही आज के लिए वायदा कारोबार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है। दीप, आपको याद होगा 1.60 1.65 की रेंज में मैं पुट कॉल रेशियो आता हूं, मैं बार बार अलर्ट करता हूं कि यहां पर नहीं खरीदना है, सावधान रहना है। अब 1.14 के पुट कॉल रेशियो पर मार्केट कुछ हद तक ओवरसोल्ड है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, लेकिन तेजी के मार्केट में पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे आसानी से जाता नहीं है। मंदी के मार्केट में होता है वहां पर कि मंदी के मार्केट में आपका पुट कॉल रेशियो 0.75 0.8 पर जाकर ओवरसोल्ड होता है। तेजी के मार्केट में 1.1 1.2 की रेंज में ही ओवरसोल्ड होना शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा कि आप उम्मीद ना करें। तो ऐसे में शॉर्ट कवरिंग पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग पोजीशन कट चुकी है, शॉर्ट्स बन चुके हैं, और आज अगर कल का दिन लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए कटने का था, तो आज का दिन शॉर्ट सेलर्स के लिए कटने का होगा। और इसीलिए कल 3:30 बजे भी 3:20 की स्ट्रेटेजी पर मैं यही कह रहा था, कुछ मत करिए, ज़्यादा बढ़िया है। आप अपनी पोजीशन जितनी कम रखें उतना बढ़िया। बैंक निफ्टी पर कोई पोजीशन रखने की राय नहीं थी। निफ्टी पर हमने कहा था कि अगर आपको तेजी करना है तो ऑप्शंस खरीद कर जाइए, और सामने कवर्ड ऑप्शंस 10,800 का खरीद लीजिए, 11,000 10,800 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, 11,000 का बेच लें। इस तरह की स्ट्रेटेजी में अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो पॉइंट सिंपल है कि मार्केट वायदा कारोबार के लिहाज से ओवरसोल्ड हो चुका है, और आज पुट कॉल रेशियो आपका बढ़कर भी आएगा। और इस कम पुट कॉल रेशियो की वजह से जहां शॉर्ट्स ज़्यादा बने, लॉन्ग्स खत्म हो चुके हैं, यहां पर आज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी खरीदारी आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जी दीप, और विक्स बढ़कर आया 5%, जो कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे ही रहा है। जी जी अनिल जी, बैंक निफ्टी पर भी ऐसा ही एक्शन आ सकता है सर, और जिन्होंने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? दीप, देखिए, बैंक निफ्टी में भी आ सकता है आने में। बैंक निफ्टी ज़्यादा पिटा हुआ है, लेकिन मेरा फोकस है ना निफ्टी पर है। तेजी के लिए मैं निफ्टी प्रीफर करूंगा, और मैं ये 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी रिकवरी के मामले में परसेंटेज टर्म्स में आपको ज़्यादा रिकवरी दे सकता है, वो एक अलग चीज़ है। आपको 2 चीज़ें डिसाइड करनी है। पहला तो ये कि आपको ट्रेड कहाँ करना है तेजी का, जहां आपको कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, डेटा और ट्रेंड ज़्यादा मजबूत दिखे वहां, या फिर जो भले ही थोड़ा
ये सब मजबूत ना हो, लेकिन रिस्क लेकर जहां पैसा ज़्यादा बन सकता है। तो अगर आपकी माइंडसेट पहले सवाल की तरह है कि जहां ट्रेंड मजबूत है, डेटा अच्छे हैं, जहां बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं लेकिन रिटर्न मिलेंगे कम, वो निफ्टी है आपका। क्योंकि निफ्टी में वो करेक्शन नहीं, निफ्टी में स्ट्रेंथ है। और निफ्टी को बचाने के लिए रिलायंस ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, रिलायंस छोड़ दीजिए, आईटीसी, ब्रिटानिया और लीवर भी हैं जो निफ्टी को बचा लेंगे। तो भारतीय एयरटेल भी है, निफ्टी को बचाने के लिए बहुत है, मेटल्स है, ऑटो है। तो निफ्टी उतना कमजोर है नहीं, होगा नहीं। तो अगर आप सेफ रहकर ट्रेड करना चाहते हैं कम मुनाफे में, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ परसेंटेज टर्म्स में आपके पैसे कम बनेंगे। तो अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो बहुत खतरों से ही खेलना है, आ जाइए फिर बैंक निफ्टी में। वो बढ़ेगा तो भी ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा तो भी ज़्यादा घटेगा, करेक्शन भी पहले आएगा तो रिकवरी भी पहले आ सकती है। लेकिन अगर सेफ्टी चाहिए तो इस वक्त सेफ्टी आपको निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी ट्रेड करेंगे, वहाँ मुनाफा कम बने परसेंटेज में, लेकिन आपके लिए सेफ्टी ज़्यादा है। जिन लोगों को इस उम्मीद में कि बैंकिंग शेयर में एक अच्छा करेक्शन हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है निफ्टी 1% बढ़े, बैंक निफ्टी 1.5 से 2% बढ़ जाए, तो परसेंटेज में आपको लगेगा अरे हम तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर लेते तो ज़्यादा परसेंटेज में पैसा बन जाता है, पॉइंट ज़्यादा बन जाता है। वो संभव है, लेकिन डेटा और ट्रेंड निफ्टी का ज़्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी का कमज़ोर है। तो इसी तो उस चीज़ को आप अपने ये हर एक इंडिविजुअल माइंडसेट है कि आप अपने को किस तरह से पोजीशन करते हैं और उस हिसाब से करना चाहिए। जी दीप, अब मैं आपको पोजीशंस बता दूं जिनकी तेजी की पोजीशंस है, उनके लिए एक ही स्टॉप लॉस है 10,550 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। इसको लगाइए और एंजॉय कीजिए। बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है 21,200 कल के लो का, इसके नीचे जाए और इसके नीचे बंद होता दिखे तो थैंक यू वेरी मच, लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए। वैसे तो स्टॉप लॉस देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ स्टॉप लॉस खाली एकेडमिक नहीं होते, लगाने के लिए होते हैं। कल का स्टॉप लॉस आपको पता है बैंक निफ्टी का क्या था, लॉन्ग पोजीशन का 21,900। अगर फर्ज करें आपने वो स्टॉप लॉस फॉलो किया होता तो आज आपने कल इंट्राडे में 700 पॉइंट और जो नीचे देखे वो नहीं देखने पड़ते। ये खूबसूरती है स्टॉप लॉस की। कई बार आपको ऐसा लगेगा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दुखी होते हैं आप, और लेकिन जब 500, 700, 800 पॉइंट के नुकसान से किसी दिन अगर आप बच जाते हैं तो उस दिन आपको स्टॉप लॉस की अहमियत समझ में आती है। तो कल 21,900 कल बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस था इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस पे, और सोचिए 21,200 तक बैंक निफ्टी नीचे गया। तो उसके बाद 700 पॉइंट दिन में अगर आप अपनी पोजीशन में नेगेटिव देखें, लॉन्ग रखें, तो कितनी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखिए 21,200 आज के लिए। शॉर्ट साइड पर 2 स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी में, इंट्राडे में 10,725 के पार निकल कर टिके काट लीजिए, और क्लोजिंग बेसिस पर थोड़ा दूर है 10,825 का। अब तक की आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है 10,813 की 9 जुलाई को, उसके ऊपर बंद होता दिखे, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट्स कट गई हमारी, अब हम 11,000 की तैयारी करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी 21,750 ये अंदाज से दिया। ये यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट कवर करने के लिए मेरे पास कोई ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं दीप। वैसे देखा जाए तो 21,500 के ऊपर ही आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए डे ट्रेडर्स को। आप तो उसके तो ऊपर खुलेंगे, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक बार खुलते अगर आप शॉर्ट काट भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 21,750 फिर भी आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दूर है थोड़ा सा 22,050। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये तो रही आपके लिए सलाह जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से। देखते हैं आज का एक्शन कैसा रहेगा। आज के एक्शन को एंटिसिपेट करते हुए सर नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या सलाह दे रहे हैं? दीप, निफ्टी खरीदना चाहिए 10,550 के स्टॉप लॉस के साथ, 10,700, 10,750, 10,800, 10,850। पहले मैं ना शुरुआत में जब मैं ये एनालिसिस देता था, लेवल्स देता था, तो मुश्किल से 2 या 3 लेवल्स देता था, उससे ज़्यादा नहीं देता था। फिर मैंने सोचा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है, इसके बाद ये लेवल भी आ सकता है, अब लग रहा है तो देने में क्या हर्ज है। और ये पॉसिबिलिटी आज मुझे क्यों लग रही है? आज मुझे इसलिए लग रही है कि बड़ा दिन है, रिलायंस की एजीएम में अगर कुछ अच्छा आ जाए, रिलायंस 2,000 के पार निकल जाए, तो क्यों नहीं 10,850 हो सकता है, 10,800 हो सकता है, 10,900 हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए अगर आप और हायर लेवल्स रखें अपने हाथ में तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपको ध्यान नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका क्या गया, आ जाए। और अगर कुछ हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आगे का ऊपर का लेवल क्या बनेगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को 10,800, 10,850 की रेंज में शॉर्ट करें। अब वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं सेफर साइड पे यही कह सकता हूं कि 10,800, 10,850 बढ़िया रेंज है जहां शॉर्ट करना चाहिए। 10,900 का स्टॉप लॉस होगा, 10,750, 10,725 और 10,675 ये 3 टारगेट आपके लिए होनी चाहिए नीचे की तरफ अगर आप निफ्टी में बनाते हैं शॉर्ट पोजीशन। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, खरीदना है 21,200 जो कल का लो है, वहाँ स्टॉप लॉस 21,650 पहला टारगेट होगा,
अब उसको छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, रखें तो भी ठीक है। 21,650, 21,750, 850, 950। अब हर 100 पॉइंट पर ऊपर में बैंक निफ्टी में लेवल निकल कर आ रहा है जहां पर इसके लिए रुकावट हो सकती है और 22,050 फाइनल टारगेट हो सकता है। तो 21,750 दो बार हो गया, उसको 21,650, 21,750, 21,850, 950, इसमें भी लेवल ज़्यादा निकल कर आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बार बार लेवल्स बता रहा हूँ। ये सिंपल चीज़ें ये है आपके लिए। अब आइए शॉर्ट कहाँ करना है। 21,850, 21,950 ठीक रेंज है जहाँ शॉर्ट कर सकते हैं 22,200 के स्टॉप लॉस के साथ। दीप अब वापस से खरीदारी का मजा तब आएगा बैंक निफ्टी में जब 22,400, 22,200, 400 की रेंज जो है इसके ऊपर बंद होना शुरू करे, तो बैंक निफ्टी का करेक्शन पूरा होने के संकेत आ जाएंगे। नहीं तो फिर बैंक निफ्टी वही यही है 21,000 से 23,000 की रेंज में आपको ये कह सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन देगा और उसको और छोटा करेंगे तो 21,500, 22,500 आ जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है बैंक निफ्टी में आगे। फिलहाल 21,850, 21,950 की रेंज में शॉर्ट करें, 22,200 का स्टॉप लॉस, 21,750, 650 और 21,500 इन 3 टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए, शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए। ये आपके लिए राय। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है आज की सलाह, जिस तरह से नई पोजीशंस आपको बनानी चाहिए। कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक जरूर आएगा। सर एफएनओ बैन में 9 स्टॉक्स हैं, आखिरी बार कब देखा था आपने जब बैन में 9 स्टॉक्स दिखे थे? एक्चुअली अब टाइम आ गया कि वो मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट जो छोटी की गई है उसको वापस पुराने लेवल्स पर रिस्टोर कर दिया जाए। बाजार का मूड माहौल परफेक्ट है, चुस्त दुरुस्त है, सब लोग तेजी के मूड में है, वॉल्यूम्स हैं, एक्शन है। अब वो रेस्ट्रिक्शंस रखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बट एनीवे जिनका काम है वो डिसीजन लेंगे कि ये हटाने की ज़रूरत है। फिलहाल सन टीवी, कैनरा बैंक, माइंडट्री 3 स्टॉक नए बैन में आ गए हैं, एक बाहर निकला है ग्लेनमार्क। तो बैन की लिस्ट लंबी और 6 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में, तो कुल मिलाकर अब आज 9 स्टॉक्स बैन में। जी दीप। बिल्कुल 9 स्टॉक्स बैन में है, नजर रखिएगा इन सभी स्टॉक्स पर और आपकी पोजीशंस अगर हैं इनमें तो। पर अनिल जी, एफआईआईज और डीआईएस का एक्शन फिर से नेगेटिव है और कल तो भारी बिकवाली देखी, पर क्या ये इतना नेगेटिव है कि एफएनओ के पॉजिटिव एक्शन को बैलेंस कर पाएगा या फिर एफएनओ का जो पॉजिटिव एक्शन है वहां से ज्यादा तेजी बनेगी? देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि मजबूत हाथ बेच रहे हैं। ट्रेडर्स को मैं कमज़ोर हाथों में मानता हूं, क्योंकि कमज़ोर इसलिए मानता हूं कि दीप एक दिन की गिरावट या मतलब एक दिन उनका ट्रेड अगर गलत तरीके से उल्टा हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। जो कल आपने देखा 2-3 दिनों से एफआईआई तो लगातार संकेत दे रहे थे, घरेलू फंड ने भी हाथ खींच रखे थे। हम कह ही रहे हैं कि भाई ऊपरी स्तरों पर सावधान रहिए, ये फंड बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट नहीं गिर रहा, मार्केट नहीं गिरता तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और शायद वो सही भी हो, ऐसा कॉन्फिडेंस आना। अब हुआ क्या है, कल अचानक से जो तेज़ गिरावट हुई है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया, पोजीशन कम हो गई। अब एफआईआईज डीआईज अपना मूड बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये कहना तो हमारे लिए मुश्किल काम है, लेकिन हाँ अभी तक के डेटा ये बता रहे हैं कि बिकवाली तगड़ी है। 1566 करोड़ के कैश में बिकवाली एफआईआईज की, 1650 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स, 1400 करोड़ के, 3000 करोड़ के तो स्टॉक ही कल बेच डाले, उसके ऊपर 1600 करोड़ के इंडेक्स तो कल एफआईआईज ने तो दबाकर बेचे। इनके दम पर तो आप ऊपर टिक ही नहीं सकते। अगर आज फिर से थोड़ी बहुत भी बिकवाली आती है तो एक तो पहले कल की जिसने खरीदी है वो एब्जॉर्ब करे। अच्छा, घरेलू फंड अभी भी खींच नहीं रहे, अभी भी खरीद नहीं रहे। जनरली होता ही है कि एफआईआईज बेचते तो ये खरीदने आ जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक दिख नहीं रहा है। पिछले 4-5 दिनों के डेटा आप देखिए, न घरेलू फंड को खरीदने में इंटरेस्ट है और एफआईआईज को तो बेचने में इंटरेस्ट है। कल भी 650 करोड़ की बिकवाली घरेलू फंड की हुई। तो डेटा के लिहाज से अगर बाजारों को रुकना है, अटकना है और नहीं बढ़ना है तो सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बाजार के लिए मैं पिछले 2 दिन से जो बोल रहा हूँ आज भी वही बोलूँगा, ये डेटा है जिनके दम पर आपको बाजार को पार करना मुश्किल होगा। अब अगर एफआईआईज और घरेलू फंड आज मूड बदल देते हैं कि नहीं हम आज से तेजी शुरू कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमें कल डेटा देखेंगे तो ही पता चलेगा कि वाकई में वो तेजी के मूड में। अभी तक मेरे पास तो ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे मैं ये कहूँ कि इनका मूड बदल के ये तेजी के मूड में आ रहे, तो इसलिए ऊपर के लेवल पे आपको रहना है सावधान, ये ध्यान में रखिए बस। जी दीप। ओके, ऊपर के लेवल्स पर सावधान रहना है। कोई लेवल्स जो रेकमेंड करेंगे सर एफएनओ क्यूज को देखकर? बिल्कुल 10,700, 10,700 के ऊपर हैं तो आप तेजी में, 10,700 के नीचे हैं तो आप तेजी में नहीं हैं। भले ही आप 90 पॉइंट बढ़ जाएं, 93 पॉइंट बढ़ जाएं, 10,700 से गिनिएगा मैं तेजी में हूं कि नहीं हूं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं बताता हूं। दीप 10,700 के कॉल ऑप्शन पे 30 लाख शेयर हैं, ठीक है, और उसमें से 23 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो कल दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 10,700 पर।
अगर 10,700 पार करके आप टिकते हैं तो कल जिन लोगों ने ये कॉल्स बेचे, इन्हें एक चीज़ समझ में आई, भाई हमने गलत तो नहीं कर दिया काम, शॉर्ट करके गलती तो नहीं की। और अगर इन्हें ये फीलिंग आएगी कि शॉर्ट करके गलती की और इस 23 लाख शेयर में से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितने लोग शॉर्ट काटने के लिए आते हैं, तो वो 10,750, 10,775 तक निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 10,700 के ऊपर टिका रहना जरूरी है। जब तक 10,700 को पार नहीं करेंगे तो शॉर्ट सेलर सोचेगा भी नहीं कि मैंने शॉर्ट करके गलती की है, भले आप 75-100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, खुल जाए, ऊपर खुल जाए। शॉर्ट सेलर सी आपको ये चीज़ डेटा पढ़ने में ये ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। जब आप वायदा कारोबार के डेटा पढ़े, किस लेवल के ऊपर या नीचे तेजी करने वाला ट्रेडर या मंदी करने वाला ट्रेडर परेशान होता है कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, ये फीलिंग जो आती है ना, वो फीलिंग आपकी ये डिसाइड करते हैं। जिस लेवल से तेजी करने वाला परेशान होता है ना, उसके नीचे आपकी लॉन्ग पोजीशन खत्म होती है, अनवाइंडिंग होती है, वहां से बिकवाली का प्रेशर बढ़ता है मंदी के मार्केट में। जिस लेवल से तेजी करने वाला ट्रेडर्स परेशान होता है तेजी के मार्केट में कि यार मैंने शॉर्ट करके गलती की है, वो लेवल है जो वहां से आपको ट्रेंड और मजबूत होता रहता है। तो जब आप डेटा पढ़ते हैं तो डेटा पढ़ने में ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि वो कौन सा लेवल होगा जहां से ट्रेडर अपनी पोजीशन को लेकर परेशान हो सकता है। तो मंदी करने वाला ट्रेडर जो कल वाला है वो परेशान तभी होगा जब आप 10,700 के पार निकले। 10,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में जो कल होना है, तो वो पार आपसे होगा नहीं। तो 10,750, 10,800 के जितना नज़दीक बेच सके, शॉर्ट कर सके, करना चाहिए, हर्ज नहीं है। 10,800 पे भी बेचिए, 10,850 पे भी बेचिए, और अगर बहुत ज़्यादा रिलायंस से मूड माहौल बनता हुआ ना दिखे तो 10,750 पे भी आप सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है, 10,700 से ही तेजी गिनिएगा। 10,700 मतलब 10,701 हो तो आप ये मानिएगा कि 1 पॉइंट ऊपर है, ये नहीं तो तब तक आप कल वाले ट्रेंड में ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी 21,500 पर 4-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट और कॉल में बराबरी का मामला है। लेकिन हाँ, बड़े डेटा जो है वो ऊपर में 22,000 के, तो 22,000 पार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और 22,000 जब तक पार नहीं करते तब तक आप करेक्शन के मोड में ही हैं, नीचे की तरफ ही हैं। हालांकि मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आप गिनिए 22,000 के ऊपर से ही है, आप गिनिए कि बैंक निफ्टी में तेजी में, यहाँ वैसा डेटा नहीं है। वो डेटा मुझे निफ्टी में मिल रहा है, बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ दिख रही है 22,000 के आसपास। अब 100 पॉइंट ऊपर से आए नीचे से आए वो एक अलग बात है कि 21,900 से सेलिंग आ जाती है, 21,850 से आती है, 22,050, 22,150 से आती है। वो मूड माहौल देखकर डिसाइड करेंगे, लेकिन 22,000 के आसपास से बिकवाली आना तय है। ये आपके लिए डेटा। पुट कॉल रेशियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 1.14 मुझे कंफर्ट देता है आराम से कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाजार हल्के हो चुके हैं, ओवरसोल्ड हो चुके हैं कुछ हद तक। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बाजार ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक के लिए तैयार है और निफ्टी में स्पेशली अच्छा डेटा निकल कर आ रहा है तेजी का। चलिए आज आपके लिए डबल बोनांजा मिलने वाला है, जान लेते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे के रिकमेंडेशंस क्या है। अनिल सर, आज आप डबल बोनांजा दे रहे हैं, बताइए पहली रिकमेंडेशन क्या है सर? दीप, पहले तो स्टॉक ऑफ द डे के लिहाज से आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खरीदने की राय है। 1895 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 1940 और 1950 ये 2 टारगेट हैं जो एजीएम के पहले के हैं। ठीक है, एजीएम के बाद क्या कुछ होता है, एजीएम के दौरान क्या कुछ होता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस लिहाज से आपको या तो इन 2 टारगेट पर प्रॉफिट बुक करना है, या 1950-55 के ऊपर टिक गया तो फिर फ्रेश खरीदारी और बनती हुई दिखेगी, और तब 1975-2000 तक के टारगेट भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो 2 तरीके से आप रिलायंस को ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो 1940-50 के टारगेट के लिए खरीद कर एजीएम के पहले या एजीएम के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा तरीका ये कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना लगाकर ट्रेल करते चलें। जैसे जैसे फर्ज करें कि 1950 पार हो गया तो आप स्टॉप लॉस 1920 पर ले आइए। इस तरह से आपको स्टॉप लॉस ऊपर 1975 हो गया तो आप स्टॉप लॉस 1940 पर ले आइए। इस तरह से आपको स्टॉप लॉस ऊपर लेकर चलना है। अगर एजीएम में कुछ बड़ा ऐलान हुआ तो 2000 तक जाने की संभावना बनती है। मेरे ख्याल से 2025 के आसपास जाकर कहीं न कहीं ये टॉप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन रुकने की कोशिश कर सकता है। अच्छे ऐलानों के बावजूद वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर नहीं आया तो फिर तो आपको 1895 का स्टॉप लॉस रखना है और उसके नीचे आपको एग्जिट कर लेना है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स खरीदने की राय है, ट्रेड करने की राय है, लेकिन एजीएम है तो उस हिसाब से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा स्टॉक है दीप, जो वो भी मैं स्टॉक आज स्टॉक ऑफ द डे में ही दे रहा हूँ, और वह है महाराष्ट्र सीमलेस। एक्चुअली ये स्टॉक मेरे रडार पर भी था और मैं इस स्टॉक को खरीदारी के लिहाज से मैं मालामाल वीकली के लिए भी सोच रहा था, क्योंकि ये मालामाल वीकली टाइप का स्टॉक है जहाँ ज़बरदस्त डीप वैल्यू है इस स्टॉक में। लेकिन चूंकि आज अभी एक धर्मेंद्र प्रधान साहब का ट्वीट आया है कल देर शाम,
और उन्होंने ये कहा कि $118 बिलियन का एनर्जी सेक्टर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो निवेश करने के बारे में सोचें, और अमेरिका के साथ बड़े एनर्जी सेक्टर में पैक्ट होने की बातें हो रही है। तो जो एनर्जी सेक्टर में जिस तरह के सीमलेस पाइप्स और ट्यूब्स की ज़रूरत होती है, महाराष्ट्र सीमलेस उनमें एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है, पेरेंटेज बहुत बढ़िया है, अमेरिका में इनका जोरदार कामकाज है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका में भी अमेरिकी सरकार बड़ा फोकस करने जा रही है, $1 ट्रिलियन का उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का इरादा है। तो उस लिहाज से महाराष्ट्र सीमलेस बहुत परफेक्ट स्टॉक है। अगर आज ये ऐलान नहीं होता तो शायद मैं इसे मालामाल वीकली के तौर पर भी एक आध दिन में देने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि ऐलान आ गया है पेट्रोलियम मिनिस्टर का, तो हो सकता है उसके बाद स्टॉक गैप से ऊपर खुले। तो मैंने कहा चलिए आज आपको स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर ही इसे दे देता हूँ। 235 245 ये दो टारगेट के लिए आपको महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी करनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ दीप, इसके हर 4 साल 5 साल में इस स्टॉक की एक हिस्ट्री है, वैल्यूएशन साइकिल इसका पूरा घूमता है 200 से 400 रुपये। अभी 250 रुपये के आसपास अपने वैल्यूएशन साइकिल के लोएस्ट लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और ऊपर की तरफ ये 400 के आसपास वापस हर 2 साल 3 साल में 4 साल में वापस जाता है। तो वो एकदम परफेक्ट लेवल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.15 का डेट इक्विटी रेशियो है, मुश्किल से मतलब 5 साढ़े 5 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। तो अच्छा स्टॉक है, खरीद कर रखना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, अच्छा स्टॉक है, खरीद कर रखना चाहिए। वैसे भी फंडामेंटल ट्रिगर्स थे इसके लिए, और आज एक नया ट्रिगर आपको आते हुए दिख रहा है। तो महाराष्ट्र सीमलेस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों आज स्टॉक ऑफ द डे की रिकमेंडेशंस हैं। चलिए जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर आपको कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए और ब्रोकरेज का रेडार किधर है। पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ अहम खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ट्रिगर से करें तो कैश सेगमेंट से जो नंबर्स आने वाले उसमें L&T, इन्फोटेक, मिंडाकॉर्प जैसी कंपनी अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। माफ कीजिएगा, मिंडाकॉर्प चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, तो इन सभी नतीजों पर नजर रहेगी। रोजारी बायोटेक के IPO का आज आखिरी दिन है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। SBI की बोर्ड बैठक होगी, और इसके अलावा पेट्रोनेट ने 7 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी, जिसकी की आज एक्स डेट है। तो ये तमाम ट्रिगर्स आज फोकस में रहेंगे। कुछ और नतीजों पर नजर डालें। बाजार बंद होने के बाद तो विप्रो ने अपने नंबर्स घोषित किए थे, और अगर ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नंबर्स हमारे अनुमान से काफी बेहतर हैं। आय में 5% की गिरावट दर्ज हुई है, डॉलर आय में 7% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन जो एबिट है कंपनी का वो बढ़ा है करीब 1.25%, और मुनाफे में भी करीब 3% की बढ़त इस बार देखी गई है। खबरों में अगर नजर डालें तो आज येस बैंक का FPO फोकस में रहेगा। आज 15,000 करोड़ का FPO खुलेगा, 17 जुलाई तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 12 से 13 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, और एंकर इन्वेस्टर को 342 करोड़ शेयर जारी भी कर दिए गए हैं। जो 12 एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको 12 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये जारी किया गया है। जो रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसमें जो इंटरेस्ट दिखाया एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से, इसमें टिल्डन कैपिटल का नाम सामने आ रहा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अमानसा होल्डिंग्स, LRI इंडिया, ये कुछ ऐसे बड़े निवेशक हैं, प्लेयर्स हैं जिनका की नाम एंकर इन्वेस्टर के तौर पर यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। SBI ये स्टॉक फोकस में रहेगा। बोर्ड मीट तो है ही, लेकिन कल शेयर धारकों की जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 20,000 करोड़ तक फंड जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। PVR और श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये भी फोकस में रहेंगे। 17 जुलाई को राइट्स शेयर लिस्ट होंगे, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के भी राइट्स शेयर जो लिस्ट होंगे 16 जुलाई को ये लिस्ट होने जा रहे हैं, तो इन दोनों पर नजर रखिए। BEL, इससे जुड़ी भी खबर आ रही है। AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कंपनी ने करार कर लिया है। एशिया पैसिफिक रीजन में नए एयरपोर्ट के अवसर और क्षमता विस्तार के लिए ये करार किया गया है, तो आज BEL भी फोकस में रहेगा। सैनिटाइजर कंपनियों पर भी नजर रखिए, स्पेशली एशियन पेंट्स और HUL। और यहाँ खबर आ रही है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पर अब 18% GST लगाने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। पहले इस पर कई कंपनियां 12% GST देती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 18% करने का आदेश दिया गया है। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। एवररेडी इंडस्ट्रीज में कुछ बड़े सौदे हुए हैं। डाबर के प्रमोटर की तरफ
तरफ से खरीदारी हुई है और यहाँ पर करीब 8.5% हिस्सेदारी खरीदी है डाबर्स के प्रमोटर ने। 81 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखने को मिली है। और उसके सामने IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज और विस्ट्रा ITCL ने कुछ शेयर्स बेचे हैं। IL&FS फाइनेंशियल सर्विस ने करीब 51 लाख शेयर्स बेचे हैं और विस्ट्रा ITCL, ये भी IL&FS का ही, पहले IL&FS के नाम से ही जानी जाती थी ये कंपनी, करीब 12 लाख शेयर्स की बिकवाली उन्होंने की है। हिस्सेदारी करीब 1.68% है। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे, नतीजों के दम पर भी काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। उनके बारे में बस अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए, पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए रिजल्ट्स पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो विप्रो दिग्गज जहां पर नतीजे आए थे एंड ब्रोकरेज हाउस ने एक पॉइंट हाईलाइट करके कहा कि मैनेजमेंट ने जो खर्चों में कटौती की है, नया मैनेजमेंट है, जिससे कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल रहा है। कैश फ्लोज मजबूत है, जिसके चलते अब देखेंगे कि सिटी ने रेटिंग को अपग्रेड किया है, लेकिन CLA से जो है ये नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 210 से बढ़ाकर 215 कर दिया, 225 कल की क्लोजिंग है। सिटी पॉजिटिव है, इन्होंने रेटिंग बढ़ाकर अब खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 230 से बढ़ाकर 260 कर दिया है। मैक्वायरी न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 200 से बढ़ाकर 210 कर दिया है। माइंट्री के भी नतीजा है जिसके ऊपर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, तीनों की तीनों नेगेटिव नजर आ रही है क्योंकि सिटी ने बिकवाली की राय दी है। 840 रुपए के लक्ष्य है, 973 कल की क्लोजिंग है। मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 670 से बढ़ाकर 850 कर दिया है, ये भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। और यूबीएस भी बिकवाली के राय दे, लक्ष्य 750 रुपए का दिया है। ये कह रहे कि आय अनुमान से कमजोर देखने को मिली थी, लेकिन मार्जिन बेहतर है। हालांकि आय में भी अगर आप देखें तो जो टॉप 10 क्लाइंट्स है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते EPS के अनुमान में कटौती की गई है। तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं दीपांशु जो नतीजों पर आएंगे। बिल्कुल, तो ये तो रही नतीजों पर रिपोर्ट्स। अन्य स्टॉक्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? अन्य स्टॉक्स पर भी अगर आप देखें तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि कंपनी ने जो अपने कॉस्ट में डिलीवरी फीस है उसे ऐड कर दिया, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो एबिटा में करीब 8% और मार्जिन में 1.3% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, M&M पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 575 से बढ़ाकर 625 कर दिया है, 543 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, जिसके चलते स्टॉक में री रेटिंग होने की संभावना नजर आ रही है। जेफरीज की रिपोर्ट है, HDFC लिमिटेड पर जहां पर खरीदारी राय को बरकरार रखा है 2210 रुपए के लक्ष्य के लिए। और UBS की एक रिपोर्ट है इंडिगो पर, जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2150 से घटाकर 1500 कर दिया है, 955 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि तमाम दिक्कतों के बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी सस्टेन कर पाएगी। और आखिरी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की मेटल्स पर, जहां पर ये कह रहे हैं कि कीमतों में दबाव के चलते हो सकता है कि इस तिमाही के भी नतीजे कमजोर देखने को मिले। टाटा स्टील पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 435 रुपए के लक्ष्य के लिए। और JSPL पर भी ओवरवेट की रेटिंग है, 198 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उन पर करते हैं फोकस। तो आज वरिंदर हमारे साथ सुबह 8:30 बजे और इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये कि आज 10:15 बजे वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे आए उन पर उनका एनालिसिस है और 10:15 बजे नहीं जुड़ेंगे। उसकी भी बड़ी वजह है, आज इनके सुपुत्र आरव का बर्थडे है। तो पहले तो वरिंदर आपको बहुत बहुत बधाई, और दूसरा ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बर्थडे होने के बावजूद मैंने प्रेशर किया। मैंने कहा अरे आ जाओ ना 10 मिनट के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा 10:15 बजे मत आना, 8:30 बजे आ जाओ, और आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। और वैसे आने में ये है जरूर है कि 10 मिनट के लिए आना है, लेकिन उस 10 मिनट के पीछे आपने निश्चित तौर पे 2-3 घंटे का कम से कम काम किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपके लिए, परिवार के लिए बड़ा दिन है, आपके बेटे की बर्थडे है, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले बधाई आपको। और अब ये बताइए, अच्छे और खराब रिजल्ट, तो पहले किससे शुरुआत करेंगे, कौन से रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आरव की तरफ से फॉर विशिंग हिम मींस अ लॉट। दूसरा मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जून में आपको बहुत गंदे नंबर्स दिखेंगे।
सो फुस नंबर्स बहुत होंगे, वॉश आउट क्वार्टर्स नंबर बहुत होंगे। अगर जून में भी किसी कंपनी ने अच्छे नंबर दे दिए हैं, सो दोज कंपनीज विल स्टैंड आउट। सो मैं एक ही नंबर जो अच्छा दिखा था मुझे कल, वो इकरा था। और इकरा के सेल्स 4% ऊपर है, एबिटा 20% ऊपर था, पैट 32% ऊपर था। बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी चीप कंपनी, 27 टाइम्स पे ट्रेड करता है। हालांकि देयर आर मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी हु क्वेश्चंस कि हाँ भी द एंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ रेटिंग एजेंसीज, बट व्हाटएवर सेड एंड डन नंबर्स अच्छे आए थे। बहुत कंपनीज है जिनके पूरा वॉश आउट क्वार्टर्स नंबर्स आए थे, और जो एक्सपेक्टेड था बहुत कंपनीज में, बिकॉज जून में एक्चुअली कोई काम ही नहीं हुआ, रियल एस्टेट हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, ऐसी कंपनीज का। ओबेरॉय रियल्टी देखिए सर, उसकी सेल्स 80% डाउन है, एबिटा 75% डाउन है, पैट 80% डाउन है। बट ये 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है अभी, प्राइस टू बुक 1.5 टाइम्स है। सो इज दिस द लोएस्ट व्हाट वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, और यहाँ से थोड़ा रिकवरी मिलेगा बिकॉज ये कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। सेंचुरी टेक्सटाइल, आई थिंक मार्केट आज में रिजल्ट्स आगे थे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये प्राइस टू बुक 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, और नंबर्स बहुत खराब थे। एबिटा 90% डाउन है, लॉस रिपोर्ट किया था कुछ 40 करोड़ का, सो नंबर्स अच्छे नहीं थे। डेल्टा कॉप हमें सबको पता है बिकॉज कैसीनो पूरे के पूरे जून में बंद थे, उसका सेल्स 74% डाउन है, एबिटा लॉस था, नेट लॉस भी रिपोर्ट की है। ओनली वन पॉजिटिव इफ आई हैव टू टेक ऑन डेल्टा कॉप वाज कि उसका जो ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू है वो कुछ 35 करोड़ से 48 करोड़ गया था। अदरवाइज कैसीनो गेमिंग बिजनेस जीरो था। अगेन द स्टॉक हैज ऑलरेडी फॉलन फ्रॉम 300 to 80 rupees. So let's see कि हाँ भी is this the worst what we have seen in some of these companies? Good companies but wash out quarter. वीक कंपनीज में सर मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस कंपनी के पीछे केमिकल लगा हुआ है, प्लीज उन सब कंपनीज पे मत आंख बंद करके ले लीजिए, बिकॉज मार्जिन प्रोफाइल, सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन प्रोफाइल बहुत जरूरी होता है। अगर आप लास्ट के 10, 15, 20 क्वार्टर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कंपनीज है जो कमोडिटी केमिकल कंपनीज है और कितनी कंपनीज है जो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक कंपनीज है। अभी फेनोटेक्स लगा लीजिए, मार्च एंडिंग के नंबर है, जून के नहीं आए हैं, और मार्च में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, एबिटा 12% नीचे, सो वीक नंबर्स। अगर आप बोलो सर, आई विल कम टू माय फेवरेट सेक्शन विद द फुस नंबर्स। हाँ बिल्कुल। लेकिन है ना वरिंदर, ये एक बड़ी समस्या है। मतलब आजकल है ना मार्केट में आमतौर पर धारणा ये कि केमिकल मतलब सब कुछ बढ़िया, क्या यहीं पैसा बनेगा। तो एक बार मुझे लगता है आपके साथ मुझे अलग से एक बार केमिकल सेक्टर पे प्रॉपर रिसर्च के साथ एक आधा घंटे का शो करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ढंग से समझा सकें कि केमिकल मतलब हर चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उस तरह से केमिकल में वो मैं आपसे आऊँगा। हाँ, लेकिन बताइए रिजल्ट आप किस तरह से आप अलग अलग ये खराब रिजल्ट की जो लंबी लिस्ट है इनको कैसे कैसे कैटेगरी में डाल रहे हैं वो बताइए। सो द लास्ट सर जो इम्पोर्टेंट है वो है फुस नंबर्स। फुस नंबर्स सर मैं मानता हूं कि जिनके नंबर्स बहुत गंदे आए हैं और वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज्यादा है उनकी, सो आई डोंट सम ऑफ दीस कंपनीज डोंट डिजर्व टू बी एट दीस वैल्यूएशंस अगर इतने गंदे नंबर आ रहे हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा है, ऑफ कोर्स मुकेश भाई की कंपनी है तो सब बहुत बुलिश है इस कंपनी पे। स्टॉक कुछ 160 का ऑलरेडी 450 हो चुका है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है सर। इसका सेल्स कुछ 36% नीचे था, एबिटा 42% नीचे था। सर आप थोड़ा सा सोचिए, 700 करोड़ का मार्केट कैप है, जून क्वार्टर में इसने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब चलो जून क्वार्टर जाने दीजिए, मार्च 2010 में 10 साल पहले ये 22 करोड़ का प्रॉफिट करता था, आज की डेट में वो 8 करोड़ का प्रॉफिट करता है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर वाइज देखना है तो इस कंपनी में 10 साल से कोई ग्रोथ नहीं आया और ये 70 टाइम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करता है। यस, इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है 250 करोड़ की, 266 करोड़ की, कुछ नेट फिक्स एसेट्स है कुछ 65 करोड़ की। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो कोई होल्डिंग कंपनी अच्छी ले लीजिए, फिक्स्ड एसेट के लिए लेना है तो इंडियन होटल्स है, डीएलएफ है, व्हाटएवर वो है। बट अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 10 साल से मैंने तो नंबर देखे नहीं सर, बट ठीक है मार्केट बिकॉज इज वेरी एक्साइटेड अबाउट एंटायर रिलायंस ग्रुप, बट नंबर नहीं आ रहे हैं इसके। सो दिस इज क्लियरली दैट। खादी में कैसा कंपनी था सर, आई रिमेम्बर आत्मनिर्भर कर लोगों ने बहुत सब कंपनीज को जो होता है ना डोमेस्टिक कंपनीज को चढ़ा रहे थे। बट अगेन सेल्स उसका 23% डाउन है, एबिटा लॉस की है, नेट लॉस 20 करोड़ का की है, उसकी बोरिंग कुछ 109 करोड़ से 300 करोड़ हो गई है, उसका मार्केट कैप 210 करोड़ है सर। सो ठीक है, मानता हूं कि हाँ भी उसके लास्ट 2-3 क्वार्टर खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, बट उसके जो मार्जिन है 11% से 4% गिर चुके हैं और 7% थे लास्ट ईयर। सो परफॉर्मेंस जो खराब है सिर्फ इस क्वार्टर्स में नहीं आने लगी, वो लास्ट ईयर भी थी आ रही थी। सो डोंट ओनली ब्लेम कोविड फॉर दिस। आई हैव नेवर सीन नंबर्स कमिंग फ्रॉम खादिम, सो दैट इज वन। सर केमिकल्स की आप बात कर रहे थे तो मैं एक कंपनी आपको बता रहा हूँ, नेशनल पेरोक्साइड। सो अगेन पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड, मेरे ख्याल में 100% मूव कर चुका है नीचे से, और ये मार्च के नंबर्स है, जून के नंबर्स अभी तक आए नहीं है। सेल्स 31% डाउन, एबिटा 60% डाउन,
प्रॉफिट 83% डाउन सर, 37 टाइम पे 37 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है सर। जो मैं केमिकल में बता रहा था कि किस तरीके से वॉल्टिलिटी होती है मार्जिन में, आप सोचिए सर, जून 2018 में लगभग 1.5-2 साल पहले ये 60% का 62% का मार्जिन करती थी और आज 20% मार्जिन पे आ गई है, 60% से 20% मार्जिन पे आ गई है और लास्ट क्वार्टर ये नेगेटिव था। सो जितनी वॉल्टिलिटी है मार्जिन में बहुत बहुत ज्यादा है। सो दीज आर टिपिकल साइंस ऑफ अ कमोडिटी केमिकल कंपनीज, जो अगर आपने सही साइकिल में पकड़ ली तो पकड़ ली और नहीं पकड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ऑप्टो सर्किट जैसा स्टॉक जो मेरे ख्याल में ₹1.5 से कुछ ₹12.5 हो गया, सो इट हैज मूव्ड 500-600% फ्रॉम लो। बट अब नंबर सर कभी नहीं आया इसके, कुछ सेल्स 43% डाउन है, एबिटा लॉस रिपोर्ट किया है, नेट लॉस 116 करोड़ का नेट लॉस किया है। सो सम ऑफ दीज कंपनीज जो इतनी भाग रही हैं, थोड़ा बच के रहिए। नंबर्स नहीं आ रहे हैं, मार्केट क्या करे ना करे वो मेरे हाथ में नहीं है, बट नंबर वाइज दीज आर द कंपनीज जो मैं फुस में डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको रिजल्ट्स के लिहाज से रखना है फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, वक्त निकालने के लिए। आज आपके बिजी दिन में से और परिवार के दिन में से आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए वक्त निकाला। हम आपको एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ही मानते हैं और हमारे सारे दर्शक भी। तो मेरी तरफ से, पूरी जी बिजनेस की टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आरव को हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया आपका। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और आइए उनसे करते हैं हम पिक ऑफ द डे के साथ शुरुआत। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, काफी रिसर्च करी है, काफी खोज करी है और ऐसा पिक ऑफ द डे अनिल जी मेरा है जिसमें लॉस की गुंजाइश 0 है। गैस करना चाहेंगे अनिल जी? कुछ नहीं कहो, नो पिक नो लॉस। बिल्कुल अनिल जी, नोटा है मेरा। सही गैस अनिल जी आपका। बंसल जी, अब तो है ना ऐसा, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। मतलब इससे ज्यादा तो मैं अंदाज लगा ही नहीं सकता कि मतलब लॉस की गुंजाइश नहीं है और कितना गजब अंदाज पड़ा। कुणाल जी, दाद भी दीजिए और अपनी पिक भी दीजिए, दोनों चीज। अनिल जी देखिए, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, दीपांशु को गुड मॉर्निंग। और अनिल जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया और कमाल का अनिल जी आपका ये एनालिसिस रहता है। तो जितना एनालिसिस अनिल जी आप बैंक निफ्टी का करते हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है कि अपने एनालिस्ट का करते हैं, तो सबके बारे में सब कुछ पता रहता है आपको। और अनिल जी, मेरी जो आज की पिक है, मेरी खरीदारी की राय है, एक स्टॉक जो मेरे रडार पर अनिल जी स्टॉक आ रहा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले पूरे महीने करते आए हैं। और कल के ट्रेड में स्टॉक ने 763 के एक मेजर रेजिस्टेंस को पार करके फ्रेश ब्रेकआउट दिया। EID पैरी में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, तो कोरोमंडल को दोबारा खरीदने का वक्त है। 750 750 पर स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 790 810 के टारगेट के लिए कोरोमंडल को बाय कर सकते हैं। ओके, 790 810 का टारगेट यहां पर करें खरीदारी। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं भी सोच रहा हूँ आज राकेश जी की तरह ही स्ट्रेटेजी दूं, मैं भी अगर राकेश जी के साथ ही चलना चाहूंगा आज। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली ना दोस्तों से लोग है ना, ये नियम है संसार का। आप कभी भी देख लें, चाहे तो आप अपने कॉलेज स्कूल के जमाने के इतिहास में चले जाएं, हॉस्टल के जमाने में चले जाएं, अपने दोस्तों से आदमी है ना गंदी आदतें जल्दी सीखता है, अच्छी आदतें सीखता है बहुत टाइम लगता है। कि कोई अगर आपका दोस्त पढ़ाई ज्यादा करे तो आप बोले अरे ये फालतू आदमी पढ़ता है, लेकिन कोई और गंदी आदतें जल्दी से, आपने बंसल जी से गंदी वाली आदत तो तुरंत प्रभाव से सीख ली। चलिए, फिर भी आपकी दोस्ती कायम रहे। बताइए आपको वागले साहब, बताइए आपकी पिक सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। वैसे बंसल जी मेरे भी काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे पास कॉल है, ये उनकी रिस्क फ्री वाली आदत मुझे नहीं सूट करती। मेरे पास कॉल है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में पिछले 4-5 दिनों से एक बेस जैसे बना है आवरली चार्ट्स में, और कल आखिरी घंटे में या 2 घंटे में जो बाइंग आई है, मुझे लगता है आज बाउंस बैक में अच्छा परफॉर्म करेगा। फार्मा वापस बाउंस बैक करना चाहिए। 202421 का क्लोज है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2398 का, लगभग 1% के दायरे में मेरा स्टॉप लॉस आता है, तो मुझे कंफर्ट आता है।
और मेरा टारगेट 2475 का है, जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। 3 से 4% की अपमूव के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टोरेंट फार्मा में खरीदारी की राय। शुभम जी, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, ये जो बहुत सारे जो नोटा आ रहे हैं, एक्चुअली बाजार का व्यू वैसा ही है, मैं फिर भी कॉल दूंगा, बट बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव साइड पे दिख रहे हैं और बाजार ऊपर खुल रहा है। मुझे लगता है इसलिए नोटा का जो स्ट्रैटेजी प्रेफर किया है राकेश जी ने, बट मेरा स्ट्रैटेजी ये होगा कि मैं 2 कॉल दूंगा, एक बाई साइड पे एक सेल साइड पे, ताकि बैलेंस बना रहे। तो जो पहला जो बाई साइड का जो कैंडिडेट है वो है कोलगेट पाल्मोलिव, और कोलगेट में इनफैक्ट मंडे को भी हमने बात किया था ब्रेकआउट के पहले कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी बनता जा रहा है, और शॉर्ट टर्म में तो ऑलरेडी हमने देखा कि लास्ट 3 दिन में काफ़ी लॉन्ग एडिशंस हुए हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे एफएमसीजी में इस तरह के मार्केट में एफएमसीजी में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और वो शिफ्ट बना रहेगा और एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो 1460 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 45 रुपए पे क्लोज हुआ है, इसको खरीद के चले। 36 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखें और 60 रुपए का यहाँ पे टारगेट होगा। और एक जो सेल का कैंडिडेट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत सारे जो पीएसयू बैंक और स्पेशली जो छोटे वाले जितने बैंक से प्राइस पर्सपेक्टिव से, वहां पे मोस्टली सब जगह ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि इवन दो कल पुल बैक हुआ, बट उसके बावजूद यहाँ पे फिर से अब सेलिंग आता हुआ दिखना चाहिए। तो इस पुल बैक का फायदा उठा के बेचे। बैंक ऑफ बड़ौदा का 50 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदने की राय है। 3.5 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, तो आज अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। 2.5 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें और 5.5 रुपए का टारगेट होगा। ओके, तो एक तो कोलगेट का 1460 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा आपका 60 रुपए का। बैंक ऑफ बड़ौदा का पुट ऑप्शन खरीदिए 50 रुपए वाला, 3.5 रुपए में, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 5.5 रुपए का टारगेट। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी आज की पिक ऑफ द डे। रिलायंस तो नहीं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज जो स्टॉक मुझे पसंद है वो ऑनलाइन स्पेस में B2B प्लेयर इंडिया मार्ट है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये सारे जो कोरोना वायरस के प्रॉब्लम में जो कंपनीज ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करेंगी वो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस रहेगी, और इंडिया मार्ट B2B प्लेयर में एक बहुत ही बड़ा दिग्गज प्लेयर है। कंपनी ने बहुत ही उम्दा नंबर FY20 के लिए डिक्लेयर किया है, करीबन 700 करोड़ पे 150 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड की है, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि जून क्वार्टर में भी ये कंपनी कम से कम 20-25% का ग्रोथ टॉप लाइन में दिखाएगी। तो काफी कम कंपनीज है जो टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि किसी को अगर 12 से 15 महीने का व्यू लेना है तो शेयर ऊपरी लेवल से काफी गिर चुका है, 2800 से 2100 है, तो यहाँ पे निवेश का एक मौका है। करीबन 2450-2500 का टारगेट प्राइस बनता है। और एक बात जो और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हाल ही में जो FIS का जो स्टेक है वो करीबन 12% से 15% हुआ है, और डेफिनेटली ये और एक शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे जरूर निवेश का एक मौका है, तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो इंडिया मार्ट में करें खरीदारी, ये है राय इस वक्त अविनाश जी की तरफ से आती हुई तेजी करने के लिए। आज से आइए कुछ और स्टॉक्स पर राय लें और एक्शन भी करें आगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।